हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज अपना वीडियो है वो है अपना संधारित्र पर आधारित आंकिक क्वेश्चनों का, न्यूमेरिकल्स का, कि कैपेसिटर पर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे कैसे होते हैं। और अपना प्रत्येक न्यूमेरिकल है वो एक टाइप से मान सकते हो कि एक वेराइटी है। अगर आपको एक क्वेश्चन सोल्व करते हो उस पर आधारित कई क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, उनको आप इजीली आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करें अपन। पहला क्वेश्चन है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा उनके मध्य की दूरी स्मॉल डी है। अब यदि प्लेटों का क्षेत्रफल 2 गुना तथा प्लेटों के मध्य की दूरी आधी कर दी जाए तो संधारित्र की धारिता क्या होगी या पहले के मुकाबले कितनी हो जाएगी। अब देखो, सबसे फर्स्ट आपसे क्या कहा है, पहले क्या कहा है, दिया गया है। सबसे पहले अपने को क्या बताया उसने कहा क्या, क्षेत्रफल कितना देर का है, कैपिटल ए, दूरी स्मॉल डी। शुरुआत में किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की जो बात कर रहा है उसकी अपने को क्षेत्रफल क्या देर का, प्लेटों का ए और दूरी डी। तो धारिता क्या होगी, आपको फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। सी बराबर क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, तो ये है प्रारंभिक धारिता। ये हो गए प्रारंभिक, प्रारंभ में जो अपने को संधारित्र के बारे में दे रखा है कि क्षेत्रफल है वो तो क्या है, कैपिटल ए, दूरी स्मॉल डी है, तो उस कंडीशन में उसकी धारिता सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, अब अगला कह रहा है कि नई स्थिति क्या है, यदि क्षेत्रफल दुगुना और प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए। तो नई स्थिति में यदि क्षेत्रफल कोई ए डेश मान ले, ए डेश इज इक्वल टू 2 इंटू ए। क्षेत्रफल कितना मान कर दिया इसने, दुगुना, तो नया क्षेत्रफल ए डेश क्या हो गया, 2 गुना ए। और दूरी कोई डी डेश मान लो तो वो क्या हो गई, डी बट्टा 2। अगले ने अपने को नेक्स्ट कंडीशन क्या दी, इसने कहा कि यदि क्षेत्रफल को तो अपन कर दें दुगुना और दूरी को क्या कर दें, आधा, तो उस कंडीशन में उसकी धारिता क्या होगी या धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अपन इसको सी डेश मान ले। तो नई स्थिति में वही चीज, सी डेश इज इक्वल टू क्या होगी, ए डेश एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी डेश। सी डेश क्या हो जाएगी, ए डेश एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी डेश। ठीक है, अब आप भी जानते हो कि माध्यम की तो इसने कोई बात ही नहीं करी, पहले और बाद में माध्यम में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं, बस इसने क्या कहा है, क्षेत्रफल और दूरी को बदला है। तो सी डेश के अंदर आप अप्लाई करके देखिए, ए डेश की वैल्यू क्या कर लो आप, 2a इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी बाई 2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा, सी डेश इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू 4। ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि 2 तो ये था और 2 आपका नीचे से तो 4 हो गया। अब ये वैल्यू देखो किसकी है, अभी अपन ने निकाला है निर्वात में, c इज इक्वल टू क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो इसी को यूज करके तो इसकी जगह अपन लिख सकते हैं सी डेश इज इक्वल टू, अपन लिखे हैं 4 इंटू सी, कि आपके द्वारा जो नई धारिता ज्ञात की गई है वो पहले वाली धारिता की कितनी है, 4 टाइम है। क्या क्लियर हुआ इससे, कि यदि अपन संधारित्र का क्षेत्रफल तो क्या कर दे, दुगुना, और उसके बीच की दूरी क्या कर दे, आधी, तो उस स्थिति में क्या होगा कि हमने कहा कि उस स्थिति में धारिता है वो 4 गुना हो जाएगी। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ाने पर भी धारिता समानुपातिक रूप से बढ़ेगी और दूरी को घटाने पर भी धारिता बढ़ेगी, दोनों कंडीशन में आई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट था। इससे क्या क्लियर हुआ कि आपको पर्टिकुलर मतलब क्षेत्रफल या धारिता की या इनकी मान न देकर इनको कर दे दुगुना, आधा, 1.5 गुना, 1/4, ऐसी कोई भी बात करें तो उस कंडीशन में आप इसको ऐसे सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है, इसकी प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल d है। यदि प्लेटों के मध्य
3/4d दूरी में एक एप्सिलॉन r पराविद्युतांक वाला पदार्थ भरा जाए तो धारिता क्या होगी संधारित्र। ठीक है, अब सबसे पहले तो वही दिया गया है, क्या क्या दिया है, धारिता कितनी बताइए, आपको कहा है कि धारिता क्या है, C। संधारित्र धारिता क्या है, C है। ठीक है, और दूरी प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी क्या दी रही है, प्लेटों की दूरी क्या है, स्मॉल d दे रखी है आपको। ठीक है, फिर क्या कहा कि यदि प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन r का पराविद्युत 3/4। अब देखो प्रारंभ में प्लेटों के मध्य निर्वात तो C इज इक्वल टू क्या होगा, C नोट मान लिया अपना, C नोट क्या होगा, A एप्सिलॉन नोट अपॉन D। प्रारंभ में ये कंडीशन थी कि प्रारंभ के अंदर क्या था कि आपको कहा कि धारिता तो C थी, धारिता क्या दे रखी है, C, और प्लेटों के बीच की दूरी D है और प्लेटों के मध्य निर्वात है तो धारिता C की वैल्यू क्या होगी, A एप्सिलॉन नोट अपॉन D आ गई। ये तो प्रारंभ में है। लेकिन अगले ने क्या कहा, यदि एप्सिलॉन r पराविद्युतांक का पराविद्युत पदार्थ एप्सिलॉन r पराविद्युतांक का पराविद्युत पदार्थ प्लेटों के बीच 3/4d दूरी में भर दिया जाए। तो मतलब रियल में क्या कंडीशन क्या बता रहा है कि ये कोई आपका संधारित्र था। अब इसके अंदर क्या हुआ कि आपने कितनी दूरी में भर दिया, 3/4 दूरी में। ये मान लो अपन कहते हैं टोटल दूरी क्या है, ये दूरी क्या मान ली, 3/4d। तो ये दूरी कितनी बच गई, 1/4d। ये आपका संधारित्र हो ही गया। ठीक है, मतलब संधारित्र के बीच में कितनी दूरी के अंदर में, इसके 75%, 3/4 का अर्थ क्या हो गया, 75% भाग के अंदर आपने एप्सिलॉन r के पराविद्युतांक को भर दिया। तो आपको ध्यान हो थ्योरी में पढ़ाया था कि यदि कोई संधारित्र पार्शियली फिलअप है, कि वो आंशिक रूप से भरा हुआ है, आधा पूर्ण, उस कंडीशन में अपने धारिता का क्या फॉर्मूला निकाला था, C इज इक्वल टू, याद हो तो, A एप्सिलॉन नोट अपॉन D माइनस T 1 अपॉन एप्सिलॉन r। ये हमारा उस कंडीशन में धारिता का फॉर्मूला निकला था मीडियम। कब, पूर्ण रूप से नहीं भरा हुआ, संधारित्र आंशिक रूप से भरा हो, कि जैसे मतलब आधा, 1/4 कुछ भी हिस्सा है, तो उस कंडीशन में हमारा आंशिक रूप से भरे हुए के लिए हमारा ये फॉर्मूला अपने कैलकुलेट किया था, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने ये फॉर्मूला कैलकुलेट, तो इसमें देखो कहानी क्या है, T की वैल्यू कितनी है, जितनी मोटाई भरी जाती है तो T की वैल्यू क्या हो जाएगी, T की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 3/4। तो T बराबर कितना है, 3/4D। कितना रूप से बराबर है, 3/4 आंच। तो देखो C मीडियम निकाल लो, कुछ नहीं है, A एप्सिलॉन नोट D माइनस 3/4D 1 अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, सोल्व कर लीजिए। तो देखो C मीडियम क्या आ जाएगा, मीडियम A एप्सिलॉन नोट तो अपनी जगह, अब D माइनस 3/4D करोगे तो क्या आएगा भाई, D माइनस 3/4D करोगे तो सोल्व क्या होगा, 1/4D आ गया। तो 1/4D 1 अपॉन एप्सिलॉन r। पराविद्युतांक की वैल्यू आपको क्वेश्चन में भी एप्सिलॉन r ही दी है, क्वेश्चन में भी क्या दे रखी है, एप्सिलॉन r ही दे रखी है। अब आप इसको सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो सोल्व करें तो आपके पास रिजल्टेंट यहाँ से इतना अगर टफ पड़े तो आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, इजी तरीके से, जैसे कि ये क्या हो जाएगा, 4D ले लें, 4D माइनस 3D अपॉन 4 एक साथ, तो ऐसे ही सोल्व कर लेते हैं अपन। चलो ठीक है, तो इसको सोल्व करें तो ये क्या हो गया, A एप्सिलॉन नोट, तो ये हो जाएगा D/4 माइनस D अपॉन 4 एप्सिलॉन r। ये हुआ, और आगे इसका सॉल्यूशन करें
तो और आगे क्या कर सकते हैं अपन, इसको सोल्व और करें तो एप्सिलॉन आर के टर्म्स में हो सकता है, तो आप इसको और सोल्व कर लो। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो 4 आए तो ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नोट और ये हो जाएगा एप्सिलॉन आर माइनस डी अपॉन 4 एप्सिलॉन आर, और सी मीडियम आ जाएगा 4 एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोट ए अपॉन एप्सिलॉन आर माइनस डी। ये आ गया। तो निर्वात की कंडीशन में क्या था, ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी ये था, और बाकी ये एक्स्ट्रा इसके अंदर सोल्व हो गया। तो ऐसी कंडीशन में आपको कुछ अतिरिक्त नहीं करना, सिर्फ इतना ही करना है कि जब पार्शियली रूप से भरा हुआ हो, पार्शियली रूप से भरा हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर आपको इस टाइप से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब देखो इसको दोबारा मैं आपको पूरा सोल्व करके दिखाऊं तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या है। देखो आप सी मीडियम क्या फॉर्मूला निकाला हमने, सी मीडियम इज इक्वल टू हमारा आया फॉर्मूला ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, उधर थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, तो टी इज इक्वल टू क्या हुआ 3/4 टी। ठीक है, तो आप कर दो सी मीडियम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी माइनस 3/4 डी 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। इसका आगे ब्रैकेट सोल्व कर लो, ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी माइनस ब्रैकेट में ले लूँ, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 3/4 डी माइनस 3/4 डी अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये अपना यहाँ पर हो गया। तो वो ये तो हमारा सी मीडियम इज इक्वल टू आ गया ए एप्सिलॉन नोट। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं अपन चाहें तो, इसको ब्रैकेट ओपन करें तो अपॉन डी माइनस 3/4 डी प्लस 3/4 डी अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, आगे सोल्व करें काटापीटी करें तो ये भी जानते हो यहाँ पर d/4 बच जाएगा, तो इज इक्वल टू इसको क्या लिख सकता हूँ ए एप्सिलॉन नोट अपॉन dy/4 प्लस 3/4 डी अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व कर तो कर लीजिए, तो सी मीडियम इज इक्वल टू आ जाएगा, जो कॉमन आ सकता है वो कॉमन ले लो, तो और जो बचेगा वो नीचे बचे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए एप्सिलॉन नोट डी, ये तो अपना रह ही जाएगा, और अपॉन नीचे वाले में से डी कॉमन ले लिया, तो हमारे पास साइड में क्या बच जाएगा 4 एप्सिलॉन आर अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस 3, ये हमारे पास है। तो ये किसका है, सी की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है सी की, तो सी मीडियम इज इक्वल टू सी 4 एप्सिलॉन आर अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस 3। तो पहले वाले की कितनी गुणा हो गई, सी से मिले एप्सिलॉन 4 एप्सिलॉन आर अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस 3। तो आपको जब पार्शियली रूप से फिलअप की बात आए तो उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, आपको जितना भी देगी 1/4 भाग में भरी है, कितने भाग में, तो आपको उतनी मतलब टी की मोटाई देगा, तो टी की वैल्यू पुट कर दो और इसमें सोल्व कर दो। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाएगी। अपना अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या करें कि समान धारिता के 3 संधारित्रों को समांतर क्रम में जुड़े हैं, जब इन्हें 2 वोल्ट सेल से जोड़ते हैं तो इन पर कुल 1.8 माइक्रोकूलम आवेश संचित हो जाता है। यदि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर उसी सेल से आवेशित किया जाएगा तो कितना आवेश हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपसे कहा 3 संधारित्र किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में क्या होता है, सी पैरेलल में C1 प्लस C2 प्लस C3, समांतर क्रम के अंदर तो यही है। अब तीनों की धारिता क्या है, आपसे क्या कहा, संधारित्रों की धारिता कितनी दे रखी है, संधारित्रों की धारिता कितनी दे रखी है, सबकी C है। तो आप भी जानते हो कि C है तो समांतर क्रम में है तो टोटल कितनी हो जाएगी, तो समांतर क्रम में तीनों की कुल धारिता तो क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C, तो बराबर क्या हो जाएगा 3C। ठीक है, अतः समांतर क्रम में संचित आवेश तो क्या होगा, आवेश का Q इज इक्वल टू क्या होता है CV, तो C की वैल्यू क्या है आपके पास 3C।
तो आप क्या कर लोगे, तो आप कहोगे Q इज इक्वल टू, तो CV ये फॉर्मूला होता था यहाँ पर, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3C इंटू V। ठीक है, अब ये आपको दे रखी है। फिर आगे लोग वोल्टेज की वैल्यू कितनी है इसके पास, वोल्टेज की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने कि वोल्ट की 3Q की वैल्यू आ गई 3C इंटू V। तो ये तो हुआ अपना किस कंडीशन में, समांतरकरण में। अब इसी को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दें, यहाँ से C कैलकुलेट कर सकते हो आप चाहो तो, C कैलकुलेट करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें V की वैल्यू दे रखी है आपको 2 वोल्ट और Q की वैल्यू दे रखी है कितनी, तो लो कर लेते हैं। Q बराबर तो कितना दे रखा है इसके अंदर 1.8 माइक्रो कूलाम, तो मतलब 1.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। V की वैल्यू कितनी दी है अपने को क्वेश्चन में 2 वोल्ट 2 वोल्ट, तो अपन लिख दें 1.8 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू 3C इंटू 2। ठीक है, तो वोल्ट तो ये आ गई, तो यहाँ से वैल्यू सोल्व करेंगे तो C इज इक्वल टू आ जाएगा 0.3 माइक्रोफेरेड कि अपन ने तीनों की धारिताओं को जो अपन निकाले उसकी धारिता क्या हो गई। क्यों, क्योंकि अपने को क्या कहा था, समांतर क्रम में जुड़े 3 संधारित्र और तीनों की धारिता समान है, तो अपन ने क्या मान लिया, अगर C है तो तीनों की क्या हो जाएगा 3C, और समांतर क्रम में संचित आवेश Q बराबर CV वाले फॉर्मूला अप्लाई किया तो Q इज इक्वल टू CV, C की वैल्यू क्या होगी 3 गुना C, Q को आपको क्वेश्चन दे ही रखा है और V आपको दे रखा है क्वेश्चन में, तो अपन यहाँ से संधारित्र की धारिता ज्ञात कर ली। ठीक है, अब देखो श्रेणी क्रम में संयोजन करो। श्रेणी क्रम में क्या होगा 1/C इज इक्वल टू क्या होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब हमारे पास इनकी धारिता आ गई, तो अपन तीनों की सेम है, तो 1.0.3 प्लस 1.0.3 प्लस 1/0.3, तो इज इक्वल टू क्या हो गया 3/0.3, या अपन यूँ करते हूँ 30/3 कैंसिल क्या हो गया इज इक्वल टू 10 माइक्रोफेरेड 1/C, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/10 माइक्रोफेरेड, या यूँ कह सकता हूँ 0.1 फेरेड। आई कि नहीं आई धारिता, तो ये 0.1 फेरेड आ गई। और आवेश C है, तो आवेश क्या होता है Q इज इक्वल टू CV, C की वैल्यू क्या आएगी 0.1 माइक्रोफेरेड है, तो माइक्रो का अर्थ क्या है 10⁻⁻6, और वोल्टेज कितना है उतना है 2, तो कितना आ जाएगा 0.2 माइक्रो कूलाम। ठीक है, ये अब देखो ये चीज़ हुई, मतलब आप क्वेश्चन को समझे कि आपको इसने क्या कह रखा है, इसने कहा है कि अगर समान धारिता के 3 संधारित्र, पहले तो किसमें समांतर क्रम में, तो तीनों में की अपन धारिता को C मान ली, समांतर क्रम में तो C1 प्लस C2 प्लस C3 जुड़ जाएंगी सीधी सीधी, तो जुड़ गई तो कुल धारिता क्या हो जाएगी 3C हो जाएगी, पहली बात। फिर समांतर क्रम के अंदर में संयोजन में अगर अपन संचित आवेश की बात करें तो Q इज इक्वल टू क्या होता है CV, Q इज इक्वल टू CV लगाओगे तो C की वैल्यू क्या है Q इज इक्वल टू 3C इंटू V अप्लाई करोगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले से अपने बेनिफिट की यहाँ से अपन जो काल्पनिक रूप से C मानी है धारिता उसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि Q दे रखा आपको और V दे रखा है, तो हमारे पास संधारित्र धारिता कितने आ गई 0.3 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अब उन्हीं को अपन किस में कर रहे हैं श्रेणी क्रम में संयोजन, तो श्रेणी क्रम में धारिता क्या होती है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस कंडीशन में अगर जोड़ेंगे तो तुल्य धारिता कितने आ जाएगी 0.1 माइक्रोफेरेड, और 0.1 माइक्रोफेरेड आगे आवेश चाहिए तो Q इज इक्वल टू क्या होता है CV, तो आप Q इज इक्वल टू CV अप्लाई करोगे तो अप्लाई कर दीजिए, तो आपको जैसे अप्लाई करोगे तो C और V दोनों आपको दिए हुए हैं, C कैलकुलेट है V है, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.2 माइक्रोफेरेड। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 होगा। ठीक है, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है पहले पढ़ें। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि 25 माइक्रोफेरेड व 100 माइक्रोफेरेड के 2 संधारित्र 120 वोल्ट के स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़े, उन्हें उनके आवेशों को अपरिवर्तित रखते हुए अलग अलग करके परस्पर समांतर क्रम में जोड़ दें, तो ज्ञात कीजिए प्रत्येक संधारित्र सिरों के बीच विभवांतर और इस प्रक्रिया में ऊर्जा हानि। मतलब आपको कहा है कि 25 माइक्रोफेरेड और 100 माइक्रोफेरेड के 2 संधारित्र 120 वोल्ट से जुड़े हैं, किसमें श्रेणी क्रम में।
तो अगर बाद में करें कि आवेश को चेंज नहीं करते हुए अपन इनको अलग अलग करें, तो सबसे पहले तो अपन जानते हैं किस में जुड़े हैं, वो श्रेणी क्रम में। तो देखो सॉल्यूशन देखो, श्रेणी क्रम में तुल्यधारिता क्या होती है, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो इज इक्वल टू अपन वैल्यू पुट कर लें, तो 1/c 25 प्लस 1/100 सोल्व करें। तो इसको सोल्व करें तो हमारे पास इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5/100। ये 1/c आ गया, ठीक है। और c इज इक्वल टू आ गया 100/5, मतलब 20 कौन है, माइक्रोफेरेड है। तुल्यधारिता सीरीज की आ गई 20 माइक्रोफेरेड है, ठीक है। दोनों श्रेणी में थे तो अपन दोनों के संयोजन की धारिता निकाल ली 20 माइक्रोफेरेड, ठीक है। अब अपन इस पर करेंगे प्रत्येक संधारित्र, क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान होता है, तो एक ही बात है, सब पर दोनों संधारित्र पर आवेश क्या होगा, समान। तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, संधारित्र पर आवेश, तो आवेश क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू सी वी। Q इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी। तो Q आपके पास कैलकुलेट करना, C की वैल्यू कितनी है, 20 माइक्रोफेरेड। तो 20 इंटू 10⁻⁻6 और V की कितने से, 120 वोल्ट से। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2400 माइक्रोफेरेड, ठीक। यह आपका माइक्रोफेरेड नहीं, माइक्रोकुलाम आवेश है, तो माइक्रोकुलाम 2400 माइक्रोकुलाम आवेश से आ गया। कब, जब वो श्रेणी क्रम में दोनों जुड़े हुए हैं। अब क्या करें, इनको अलग कर लो और अलग करके अपने को किस में जोड़ना है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में अगर आप जोड़ोगे तो वही चीज, समांतर क्रम, समांतर क्रम में धारिता क्या होगी, C पैरेलल क्या होता है, C1 प्लस C2। तो क्या हो जाएगी, 100 प्लस 25 बराबर 125 माइक्रोफेरेड। ये आपके समांतर क्रम की धारिता आ जाएगी, तो दोनों डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। तो 100 प्लस 125 माइक्रोफेरेड, ठीक है। अच्छा, आवेश कितना होगा भाई, आवेश, कुल आवेश कितना हो जाएगा भाई, आप बताओ भाई। समांतर क्रम के अंदर आवेश की वैल्यू क्या होती है, Q1 प्लस Q2 अलग अलग होती है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपने देखो श्रेणी क्रम में देखा कि श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र पे कितना था, 2400 माइक्रोकुलाम। तो टोटल कितना हुआ, 4800 हुआ। तो अपन कहेंगे कि यहाँ पर बात करें कि कुल आवेश कितना होगा, तो कुल आवेश क्या होगा, 2400 प्लस 2400। तो अपन कर देंगे 2400 प्लस 2400 बराबर 4800 माइक्रोकुलाम, ठीक है। क्योंकि दोनों संधारित्रों का श्रेणी क्रम में निकाल चुके हैं ना भाई, आवेश Q बराबर CV से 2400 माइक्रोकुलाम आया। और श्रेणी क्रम की शर्त आप जानते हो कि आवेश का मान क्या होता है, निश्चित होता है, बदलता नहीं है। इस कारण अपन ने समांतर में जोड़ोगे तो दोनों का 2400 कितना हो जाएगा, 4800 हो जाएगा, ठीक है। अब अपने वो चाहिए विभवांतर, क्वेश्चन में पूछा है। तो विभवांतर Q बराबर क्या होता है, CV, V बराबर Q/C। तो अपन करें विभवांतर Q/C भाई, V बराबर क्या हो गया, Q/C। Q की वैल्यू क्या आपके पास, 4800 कौन है, माइक्रोकुलाम। और ये क्या है, 125 माइक्रोफेरेड। तो माइक्रो से तो माइक्रो कैंसिल, तो ये तो अपने माथा पची खत्म हो गई। तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 38.4 वोल्ट। ये आपका वोल्टेज आ गया। कुछ नहीं करना पड़ा, आपको समांतर क्रम का वोल्टेज पूछा है तो Q बराबर CV होता है। तो हमें क्या चाहिए, V चाहिए, तो Q और C चाहिए। तो Q तो कैलकुलेट हम कर लिया भाई, श्रेणी क्रम में दोनों जुड़े थे तो दोनों पर 2400 माइक्रोकुलाम था। तो जैसे ही समांतर में जोड़ोगे तो 2400 और 2400 कितना हो जाएगा, 4800, दोनों का कुल आवेश। विभवांतर कुल धारिता क्या होगी, समांतर क्रम में क्या होता है, C1 प्लस C2। तो 100 प्लस 25 125 आ गया। तो दिक्कत नहीं, दोनों को करके अपने वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब आप बात करें कि अगले ने एक क्वेश्चन और पूछा है, इसने क्या कहा कि ऊर्जा हानि ज्ञात करो। तो ऊर्जा हानि क्या होती है कि ऊर्जा होती है कि प्रारंभिक ऊर्जा और अंतिम ऊर्जा, इन दोनों के बीच है। तो ऊर्जा हानि डेल U इज इक्वल टू होता है प्रारंभिक ऊर्जा माइनस अंतिम ऊर्जा। यही पढ़ा था अपन ने भाई, लास्ट वीडियो में था अपना ऊर्जा हानि। तो अपन बात कर सकते हैं, तो डेल U इज इक्वल टू 1/2 CV² माइनस प्रारंभिक ऊर्जा निकालें अपन। तो पहले अपन एक साथ ऐसे निकाल लेते हैं, प्रारंभिक ऊर्जा पहले अलग निकाल लेते हैं।
प्रारंभिक ऊर्जा 1/2 CV²। तो शुरुआत में क्या है 1/2 C कितनी है अपनी धारिता 20, प्रारंभ में कितनी थी टोटल, तो 20 माइक्रोफेड, तो 20 गुणा 10 की घात -6। वोल्टेज कितना था 120 गुणा 120 का होल स्क्वायर। तो प्रारंभिक हमारे अपन सोल्व करेंगे तो प्रारंभिक कितने आ जाएगी 0.144 जूल। अच्छा अंतिम ऊर्जा, तो अंतिम ऊर्जा भी 1/2 CV² से निकालोगे आप, तो 1/2 CV निकालो तो 1/2 टोटल कितनी आई 125, समांतर क्रम में कितनी 125 माइक्रोफेरेड इंटू 10 की घात -6, और वोल्टेज तो वही है कितना है निकाला अपने 38.4 का होल स्क्वायर। भाई अंतिम तो वही ना, कौन सा समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम में हमारा धारिता कितनी है भाई C1 + C2 125 माइक्रोफेरेड निकाली, और आपका वोल्टेज कितना कैलकुलेट हुआ था 38.4। तो इसको सोल्व करोगे तो इसका आप करो तो ये आ जाएगी 0.09216 जूल। अब देखो एक तो ये तो अंतिम है, ये क्या है प्रारंभिक, तो डेल यू कैलकुलेट होगी ना, डेल यू इक्वल टू क्या हो जाएगी 0.144 माइनस 0.09216। इसको आप सोल्व करेंगे ऊर्जा आने, तो हमारे पास ऊर्जा आने की वैल्यू आ जाएगी 0.05184 जूल। ये आपकी ऊर्जा है। तो ऊर्जा आने में तो क्या अपना डायरेक्टली करना है क्या कि पहले प्रारंभिक ऊर्जा निकाल लो 1/2 CV²। तो प्रारंभ की स्थिति में धारिता और वोल्टेज अप्लाई कर दो, मतलब श्रेणी क्रम की स्थिति। अंतिम 1/2 CV²। तो इस स्थिति में क्या अप्लाई करोगे आप समांतर क्रम, क्योंकि अंतिम में क्या है समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम अप्लाई कर दो तो अंत में समांतर क्रम की स्थिति में आ जाएगी, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन के अंदर था कि अपन इसको सोल्व कर लिए। ठीक, ये अपने 4 भाई ये कौन सा चौथा क्वेश्चन हो गया अपना, कौन सा हुआ चौथा क्वेश्चन हुआ। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 5, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है वो आप देखिए, सर्किट है, संलग्न चित्र में A व B के बीच की तुल्य धारिता 1 माइक्रोफेरेड है, तो संधारित्र C की धारिता ज्ञात करो। आपको सर्किट दिया है और सर्किट में अगले ने कहा है कि A और B के बीच की तुल्य धारिता कितनी है 1 माइक्रोफेरेड है, तो आप इसमें जो इस अननोन धारिता C वाला दे रखा है इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो सॉल्यूशन देखें। ये अपना सर्किट है, इसने ये सर्किट दे रखा है, ऐसे करके यहाँ पर भी एक जोड़ रखा है और फिर इसके यहाँ जोड़ रखा है इसने, और यहाँ भी एक जुड़ा हुआ है, और फिर यहाँ पे आकर एक संधारित्र इधर भी जोड़ दिया इसने ऐसे करके, और ये इधर आ गया, ये अपना आगे चला, और यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है उसका एक ये संधारित्र, और इसको यहाँ जोड़ दिया, और एक संधारित्र इधर से यहाँ जोड़ दिया, और फिर इसको लाकर नीचे वाले इससे जोड़ दिया अपने को, और अपने पॉइंट A और B कहाँ दे दिए, इसको तो B दे दिया इसने, इसको क्या दे दिया A दे दिया। ठीक है, सबकी इसको C माना है इसने, इसको क्या माना है C। ठीक है, C इसको शुरुआत माना है, और बाकी सारे कितने हैं, ये कितना है 2 माइक्रोफेरेड, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 2 माइक्रोफेरेड, इसकी भी 2 माइक्रोफेरेड, इन सब की क्या है 1 माइक्रोफेरेड, इसकी भी 1 माइक्रोफेरेड, इसकी क्या है 2 माइक्रोफेरेड, इसकी है 2 माइक्रोफेरेड, इसकी है 1 माइक्रोफेरेड। अब देखो ये सर्किट है, सर्किट सोल्व के लिए अपना एक वीडियो आया था, उस वीडियो से आपको कुछ समझ में आया होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, दोबारा देख लीजिए आप। देखो आपको एक सर्किट दिया हुआ सामने, खूब सारे संधारित्र जोड़ रखे, फर्क नहीं पड़ता है कितनी कितनी माइक्रोफेरेड के हैं, ये तो चलो इसमें एक न्यूमेरिकल रूप में कोई भी क्वेश्चन आया तो उसमें कुछ भी ये डेटा तो कोई भी चेंज हो सकता है। आपको अपने मैंने सर्किट सोल्व के टाइम आपको एक बात कही कि सर्वप्रथम आप डिसाइड क्या करें, वो पॉइंट करें जिनके बीच में आपको निकालना है। तो 2 पॉइंट अपने डिसाइड कर लिए A और B, रिजल्ट भी दे दिया कितना 1। तो अपन इसको सोल्व करें, सोल्व करने के लिए मैंने कहा कि सबसे पहले आप वो देखो जो इजीली दिखते हैं आपको, जो डायरेक्टली आपको क्लियर। तो देखो ये दोनों किस में है, ये यहाँ पर समांतर क्रम में, किस में है समांतर क्रम। क्यों, क्योंकि तो दोनों का इनपुट एक ही जगह है और इन दोनों का आउटपुट भी एक ही जगह है। तो
तो समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है, इन दोनों के लिए वोल्टेज समान होगा कि नहीं होगा। अच्छा, समांतर क्रम में क्या होता है C1 प्लस C2, तो इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा C1 प्लस C2 मतलब 1 प्लस 1 बराबर 2 माइक्रोफेरेड आया। ठीक। अच्छा इधर देखो ये दोनों किस में है, श्रेणी क्रम में। किस में है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या होता है 1/C1 प्लस 1/C2। तो आप भी जानते हो कि इसका सोल्व करोगे तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1 आया कि नहीं आया, 1 माइक्रो। तो इन दोनों की जगह 1 माइक्रोफेरेड। तो अपन देखो नीचे सर्किट बनाए तो सर्किट कैसे बन जाएगा, ये अपना C है, इसको अपने टच ही नहीं किया, इसको भी अपने टच नहीं किया, यहाँ से इसको भी टच नहीं किया, बस इन दोनों की जगह अपन ने एक क्या जोड़ दिया, अपन ने कितना आ गया था 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, ये 2 माइक्रोफेरेड है, ये आपका 2 माइक्रोफेरेड और ये C है। अब यहाँ से आगे चलो, ये तो ऐसे रह गया। अब इधर आए, इधर वाले के अंदर अपने क्या किया, इन दोनों को जोड़ा है एक साथ। देखो इन दो को ही तो एक साथ किया, तो इन दोनों की जगह क्या है 1 माइक्रोफेरेड, तो अपन इनकी जगह 1 माइक्रोफेरेड का लगा दिया। ठीक है, और ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये यहाँ पर दूसरा आपका है, तो ये 1 माइक्रोफेरेड का आपने सोल्व करके जोड़ दिया, ये 1 माइक्रोफेरेड है। ठीक है, और ये जाकर आकर यहाँ पे जुड़ गया, तो ये बिंदु B ये है। तो ये सर्किट छोटा हो गया ना। अब बताने की जरूरत नहीं है ये दोनों किस में, श्रेणी, ये दोनों किस में, समांतर, हुए कि नहीं हुए। तो इन दोनों का तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 वापस वही सेम। तो इसका तो क्या हो जाएगा वही 1/2 प्लस 1/2 बराबर 2/2 बराबर 1/C, और C इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसका तो वापस माइक्रोफेरेड वही आ जाएगा 1/2 1/2। ऐसे इसका क्या हो जाएगा, समांतर है तो C1 प्लस C2, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड। तो देखो अब नया सर्किट क्या बनता है, ये आपका C, इसको आपने टच नहीं किया, इन दोनों की जगह आपने क्या जोड़ दिया, एक संधारित्र आ गया, कितना आ गया 1 माइक्रोफेरेड का। ठीक है, ये अपना इधर चला गया, ये आपका 2 माइक्रोफेरेड, इसको टच नहीं किया अभी तक आपने। इन दोनों की जगह आप क्या ले चुके हो, एक सिंगल क्या लिया आपने, एक 2 माइक्रोफेरेड, और ये आगे निकल के ये दोनों मिल गए, ये आपका पॉइंट P है। अब देखो ये वापस किस में, श्रेणी, तो कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 बराबर वापस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा 1 माइक्रोफेरेड का। अब ये 1 माइक्रोफेरेड, ये 1 माइक्रोफेरेड वापस किस में हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, तो वापस क्या 2 माइक्रोफेरेड। तो नया सर्किट क्या आ गया, देखो ये C और ये क्या आ गया 2 माइक्रोफेरेड। और ये दोनों इक्वल, किसके इक्वल बता रहा आपको, ये दोनों किस में हो गए A और B, श्रेणी में। तो वापस 1/C प्लस 1/2 इज इक्वल टू कितना आंसर दे रखा है आपको, आंसर पहले से दे रखा है कितना 1 माइक्रोफेरेड। तो आपको बताने की जरूरत थोड़ी है C का आंसर कितना आएगा, C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो इसका आंसर भाई 1/C प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा 1/C इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 या इज इक्वल टू 1/2, तो C इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड। तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 माइक्रोफेरेड। तो आपको जब भी सर्किट दिया हो तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको पॉइंट डिसाइड अगले ने करके दे दिए कि इनके बीच का निकालना है। आप सबसे पहले उनको सोल्व करिए जो इजी तरीके से आपको सीधी श्रेणी, तो आपको दिख रहा है ये दोनों श्रेणी में है, ये दोनों समांतर में, तो इनको हल करके आप सर्किट छोटा कर लो, सर्किट छोटा हो गया, उन दो की जगह 1 आ गया, ये हो गया। अब ऐसे ही ये हुआ, तो देखो ये दोनों श्रेणी दिख गई, ये दोनों फिर समांतर दिख गए, आप फिर इनको सोल्व करके सर्किट छोटा कर लो। तो देखो ये दोनों श्रेणी हो गए, ये क्या, फिर इसके बाद दोनों का योग करने के बाद में इसके साथ क्या आ जाएगा समांतर, तो ये लो सर्किट एकदम सोल्व होगा, और लास्ट में आपका आंसर आ गया। तो ये है, जब भी आपको सर्किट का क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले एक ही काम करना है कि आप उसको सोल्व कर लें और देख लें कि इजी तरीके से आपके साथ वो आसानी से आपको हो जाए, कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ध्यान से सुनो। कह रहा है कि 125 बूंदों को 200 वोल्ट 125 बूंदों को 200 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया जाता है। इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं, तो इससे विभव तथा ऊर्जा में परिवर्तन की गणना करो। ठीक है, अगला कह रहा है 125 बूंद है, उनको 200 वोल्ट के विभव तक तो आवेशित किया, और फिर इन बूंदों को मिलाकर क्या बना दिया, बड़ी बूंद बना दी। ठीक है, तो अपन जानते हैं सबसे पहले तो देखो ऐसे क्वेश्चन आयतन पर आधारित, तो अपन कह रहे माना छोटी बूंद की त्रिज्या
स्मॉल आर, और बड़ी बूंद की क्या मान लें, कैपिटल आर। अब आप भी जानते हो ऐसे छोटी छोटी खूब सारे 125 को मिला के एक बड़ी बनाए, तो ये तो पता ही है कि आयतन तो सेम होगा, तो अपन कह सकते हैं छोटी बूंदों का आयतन, छोटी बूंदों का आयतन किसके इक्वल होगा, बड़ी बूंद के आयतन, बड़ी बूंद के आयतन। भाई आयतन तो सेम ही रहना है, आयतन तो बदलना नहीं है। तो छोटी बूंदों का आयतन क्या होगा, 125 है, तो 125 बूंद गुणा एक बूंद का आयतन, एक बूंद का आयतन क्या होगा, बूंद का आयतन बताओ बस क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका क्या हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, जो सेम है वो तो कैंसिल, तो यहाँ से क्या हो गया 125 बराबर कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, या यूँ लिख दूँ मैं 125 की 1/3 घात ले लें तो इज इक्वल टू क्या होगा आर अपॉन आर क्यूब स्मॉल आर। ठीक है, तो कितना आ गया 5 आ गया, तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ से संबंध क्या आएगा, कैपिटल आर इज इक्वल टू 5 × स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ से अपन बड़ी बूंद और छोटी बूंदों की त्रिज्याओं का में संबंध निकाल लिया। कैसे निकाला कि अपने छोटी बूंद और बड़ी बूंद की त्रिज्या अपने को स्मॉल आर और कैपिटल आर मान ली। छोटी बूंद की त्रिज्या क्या मान लिया आपने, स्मॉल आर, बड़ी बूंद की कैपिटल आर। फिर अपन जानते हैं कि भाई छोटी बूंदों से मिलकर क्या बन रहा है, बड़ी बूंद बन रही है। तो आप भी जानते हो कि छोटी बूंदों का कुल आयतन बराबर बड़ी बूंद के आयतन के होगा। तो छोटी बूंद का एक बूंद का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 125 से, तो ये आ गया बड़ी बूंद के आयतन के तुल्य। इससे अपना एक रिलेशन आ गया। ठीक है, अब भी आप भी जानते हैं कि छोटी बूंद की धारिता, छोटी बूंद की धारिता क्या हो जाएगी, C1 मान ले, तो C1 इज इक्वल टू क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और ऐसे अगर बड़ी बूंद की बात करें अपन, तो बड़ी बूंद की धारिता उसको क्या मान लो आप, कोई भी मान लो C2 मान लो, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर। ठीक है, अब छोटी बूंद पर आवेश, छोटी बूंद पर आवेश क्या होता है, Q1 कर लें, C1V1, तो C1V1, और बड़ी बूंद पर तो क्या हो जाएगा Q2 इज इक्वल टू C2V2। अब ये भी जानते हैं कि भाई अपने सबको अलग ले लिया, छोटी बूंद की धारिता ले ली, बड़ी बूंद की धारिता लेती, छोटी बूंद पर आवेश ले लिया, बड़ी बूंद पर आवेश ले लिया। अब कह रहे हैं कि भाई अपने को ज्ञात क्या करना है लास्ट के अंदर, अगला क्या कर रहा है कि मिलाकर बड़ी बूंद बनाते हैं तो विभव और ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करो। ठीक है, तो आवेश संरक्षण क्या कहता है, आवेश संरक्षण क्या कहता है कि कुल आवेश तो हमेशा कांस्टेंट रहना है। तो 125 गुणा Q1 बराबर Q2 कि 125 जो छोटी वाली बूंद है उनके ऊपर टोटल जो आपका आवेश है उस वो बड़ी बूंद के ऊपर जो आवेश है इनका तो बराबर ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन कहें 125 गुणा C1V1 बराबर C2V2, ये अपना आवेश संरक्षण से संबंध आ गया। ठीक है, अब आप भी जानते हो कि C1 की वैल्यू आपके पास है, तो आप और V1 की वैल्यू भी, तो आपको 125 गुणा C1 की वैल्यू क्या निकाली 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर, और V1 कितना दे रखा है 200, क्वेश्चन में दिया हुआ आपको, और C2 क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर इंटू V2 आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब आप यहाँ से अगर सोल्व करें इन सब की वैल्यू को, तो यहाँ से अपने पास क्या आंसर आ जाएगा कि आप भी जानते हो कि टोटल रिजल्ट क्या आ जाएगा, अपना रिजल्ट है यहाँ से अगर आप सोल्व करो, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल, और कैपिटल आर की जगह क्या लिख सकते हो 5 इंटू स्मॉल आर, तो आर से आ गए तो V2 इज इक्वल टू आ जाएगा अपना 5000 वोल्ट। V2 क्या आ गया 5000 वोल्ट आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आर की जगह क्या लिख दोगे 5 इंटू, रिलेशन निकाला ना भाई, कैपिटल आर क्या है 5 इंटू आर, तो आप जब सोल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये V2 आ गया। अब आपको अगर ऊर्जा चाहिए तो वही बात है, प्रारंभिक की कुल ऊर्जा और बाद की कुल ऊर्जा, इन दोनों की ऊर्जाओं का अगर आप ले तो अनुपात, तो अपन कह सकते हैं वही छोटी बूंद की ऊर्जा, छोटी बूंद की ऊर्जा क्या हो जाएगी
आप भी जानते हो क्या होगी, U1 मान लो 1/2 C1V1 का स्क्वायर। और कुल ऊर्जा की बात करें, अगर इनकी अपन कुल ऊर्जा की छोटी बूंद की बात करें तो अपन या फिर U, ये तो छोटी बूंद की होगी, और प्रारंभ छोटी बूंदों की कुल ऊर्जा, छोटी बूंदों की कुल ऊर्जा, बूंदों की कुल ऊर्जा, तो क्या हो जाएगा U1 बराबर क्या हो जाएगा 125 गुणा 1/2 C1V1 का स्क्वायर। इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है, एक बूंद की जो ऊर्जा है उसको 125 से गुणा कर दो। ऐसे बड़ी बूंद की ऊर्जा, बड़ी बूंद की ऊर्जा तो वो क्या हो जाएगी, कोई U2 बराबर 1/2 C2V2 का स्क्वायर। तो आप भी जानते हो U1 और अगर U1 बट्टा U2 करें तो देखो U1 की वैल्यू क्या है, 125 गुणा 1/2, C1 की वैल्यू कितनी आई है भाई, अपना प्रारंभिक कितना है C1, तो क्या है 4πε0 इंटू R, और V1 की वैल्यू क्या है आपके पास 200, तो ये यहाँ पर कर देंगे अपन 200 का स्क्वायर बट्टे नीचे वाले U2 में क्या है 1/2, C2 क्या है 4πε0 इंटू कैपिटल R, और V2 कितना है 5000 का स्क्वायर। इनको काटापीटी कर लो तो आपके पास आ जाएगा यही कि आपको जो कि U1 अपॉन U2 का मान आपने निकाला है, तो U1 अपॉन U2 सोल्व करोगे तो 1/25, या यूं कर सकते हो U2 अपॉन U1 तो इक्वल टू आएगा 25। ये ऊर्जाओं में अंतर चेंज हो जाएगा, इनका रेशो निकालेंगे तो ऊर्जाओं में तुमने प्रारंभ की ऊर्जा निकाल लो, तो प्रारंभ में कौन है छोटी बूंदे, प्रारंभ में कौन है छोटी बूंदे, तो छोटी बूंदों की ऊर्जा निकाल लो, एक छोटी बूंद की निकालो 1/2 C1V1 का स्क्वायर 125 से गुणा कर दो, और बाद में क्या है बड़ी वाली बूंद होगी तो 1/2 C2V2 स्क्वायर से निकाल लो, दोनों का रेशो ले लो, दोनों में अंतर कर लो, अंतर कर लोगे अगर डेल U चाहिए तो क्या कर लोगे आप U1 माइनस U2, अंतर चाहिए तो इन दोनों में घटा सकते हो, तो आपको उस स्थिति में अंतर भी प्राप्त हो सकता है, तो आप अंतर भी कैलकुलेट कर सकते हो, और अगर अनुपात चाहिए तो आप अनुपात भी कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इसके अंदर आपको बस ध्यान ये रखना है कि जब बूंद वाले क्वेश्चन आए तो उनमें ध्यान रखिएगा ये आयतन से होते हैं, बूंद वाले क्वेश्चन किससे होंगे आयतन से। आपको ध्यान रखना है कि बूंदों का आयतन हमेशा पहले का और बाद का बराबर रख के आप त्रिज्याओं में एक संबंध कैलकुलेट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक 4 माइक्रोफेरेड के संधारित्र को 200 वोल्ट के संभरण मतलब सप्लाई से आवेशित किया जाता है, फिर संभरण को हटाकर एक अन्य अनावेशित 2 माइक्रोफेरेड संधारित्र से जोड़ा जाता है, तो पहले संधारित्र में कितनी स्थितिज ऊर्जा थी और का उष्मा व विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ह्रास होता है। कि पहले शुरुआत में क्या था, हम कह रहे हैं कि एक संधारित्र है जिसकी धारिता क्या दे रखी है आपको C1 बराबर दे रखी है 4 माइक्रोफेरेड, ठीक है, और मतलब क्या हो गया 4 गुणा 10⁻⁻6 माइक्रोफेरेड का एक संधारित्र है जो कितने से जुड़ा हुआ है V बराबर 200 वोल्ट से, ठीक है। तो U क्या होगी, U1 मान ले तो 1/2 C1V1 का स्क्वायर, तो वैल्यू अप्लाई कर दो 1/2 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 का होल स्क्वायर, तो U1 की वैल्यू कितने आ जाएगी अपने पास 8 गुणा 10⁻⁻2 जूल। ये प्रारंभ के अंदर आपको ऊर्जा दे रही है, ठीक है। फिर क्या करें आप कि इसको इस संधारित्र को आप संभरण से हटाकर एक अन्य अनावेशित 2 माइक्रोफेरेड के संधारित्र से जोड़ दें, तो उस स्थिति में क्या होगा, अब नई स्थिति में दूसरे संधारित्र से जोड़ने पर, हटा लिया है आपने, हटाकर जोड़ रहे हैं, संधारित्र से जोड़ने पर जोड़ो आप दूसरे से, तो C इक्वल टू क्या होगा C1 प्लस C2, तो क्या हो जाएगा 4 + 2 = 6 माइक्रोफेरेड। अब आपकी टोटल धारिता कितनी होगी 6 माइक्रोफेरेड, ठीक है, या भी होगी 6 × 10⁻⁻6 फेरेड। जब एक 4 वाले को हटाकर आपने दूसरे में जोड़ दिया तो 6 माइक्रोफेरेड हो गई है, ठीक है, 6 माइक्रोफेरेड हो गई, और 6 माइक्रोफेरेड हो गई तो इसके बाद में क्या करना आपको, इसका टोटल आप कर लीजिए इसका यहाँ पे, और वोल्टेज क्या हो जाएगा V क्या निकाल लोगे आप C1V1 + C2V2 अपॉन C1 + C2, क्योंकि संयोजन के बाद में वेनिस्ट वोल्टेज आएगा C1V1 + C2V2 अपॉन C1 + C2।
तो इसकी वैल्यू पुट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास v इज इक्वल टू, आप पुट करके देख लो आप C1 V1 से, तो 4 गुना 10 की घात -6 और V1 कितना है इंटू 200 प्लस C2 क्या है 6 गुना 10 की घात -6 इंटू V2 क्या है 0 और दोनों क्या हो गया नीचे क्या 6 इंटू 10 की घात -6, तो V इज इक्वल टू आ जाएगा 800/6 वोल्ट। ये आपका V आ गया, ठीक है 800/6 वोल्ट। अच्छा, संयोजन के बाद की ऊर्जा तो U2 बराबर 1/2 C2 CV स्क्वायर, तो लगा दो 1/2 C की वैल्यू आपने निकाल ली, कितनी निकाली है 6 गुना 10 की घात -6 और V की वैल्यू अभी निकाली है 800/6 का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5.33 इंटू 10 की घात -2 जूल, ठीक है। तो डेल U बराबर क्या हो जाएगा U2 U1, ठीक है। U2 कितनी है आपकी, U2 और U1 का अंतर निकालोगे तो आपके पास पहले कितनी निकाली हुई है 8 गुना 10 की घात -2 और माइनस अब कितना आई है 5.33 इंटू 10 की घात -2, तो आंसर आ जाएगा 2.67 इंटू 10⁻² जूल। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये अपना आज क्या आंकिक हुआ। अपना लास्ट जो क्वेश्चन था उसके अंदर लास्ट वाले वीडियो में भी आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ था, उसमें पूछा था कि उभयनिष्ठ विभव क्या होगा। तो उभयनिष्ठ विभव के लिए फॉर्मूला आप जानते ही हो क्या होता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबकी वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा 425 वोल्ट, मतलब C हो गया। C1 V1 C2 V2 दे रखे आपको क्वेश्चन में, पुट करके मल्टीप्लाई करके आप ये आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। ये रहा, ये थोड़ा सा लास्ट में थोड़ी लाइट कम है उसके लिए सॉरी, अपने नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा ध्यान रखेंगे, थोड़ी लाइटिंग की मिस्टेक होगी। इसका लास्ट वाले क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डार्क दिख रहा है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। अगला वीडियो है वो अपना नए टॉपिक पे होगा, नया चैप्टर शुरू करेंगे विद्युत धारा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।